बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी। अब उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर की असाइनमेंट 1 के सॉल्यूशन को डिस्कस। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ केसेस दिए हुए हैं। बेसिकली ये जो आपकी जो असाइनमेंट है वो लेसन नंबर 3 से आई हुई है। आपको कुछ केसेस दिए हुए हैं, कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं। आपने सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस डिवीज़न से हैं, सब डिवीज़न ऑफ न्यूरो साइंसेस किस से हैं, और उसके बाद हमने उसको एक्सप्लेन करना है कि इसको हमने जस्टिफाई करना है कि हम क्यों इसको इस सब डिवीज़न के साथ रिलेट कर रहे हैं। सब डिवीज़न को आइडेंटिफाई करने के 2 नंबर हैं और बाकी 3 नंबर आपके एक्सप्लेनेशन के हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट दैट इज़ अ स्टडी ऑफ द रोल ऑफ अ हिप्पोकैम्पस इन लर्निंग एंड मेमोरी। कि हमें पता है कि ये ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है दैट इज़ अ हिप्पोकैम्पस। ये लर्निंग के लिए और मेमोरी के लिए इसको रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने रिसर्च प्रोजेक्ट क्या है, इन्वॉल्व सर्जिकल रिमूवल ऑफ द हिप्पोकैम्पस फ्रॉम द रैट ब्रेन फॉलोड बाय एन असेसमेंट ऑफ मेमोरी टास्क बाय द सेम रैट। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं कि एक सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू हम उसको निकाल रहे हैं। इस एरिया को निकाल के हमने चेक करना है कि क्या मेमोरी पर, लर्निंग पर इसके अफेक्ट होते हैं या नहीं। तो ये जो है ये सब डिवीज़न ऑफ न्यूरो साइंसेस ये होती है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी एक ऐसी सब डिवीज़न है जिसमें हम देखते हैं कि जिसमें हम सर्जिकल रिमूवल करते हैं उस पूरे पार्ट का, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद हम थ्रू केमिकल्स मतलब ड्रग इंडक्ट करते हैं या फिर थ्रू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देखते हैं कि इससे बिहेवियर पर क्या अफेक्ट पड़ता है। तो एक्सप्लेनेशन में हम कैसे लिखेंगे, द फॉलोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू अ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। इस सब डिवीज़न में बेसिकली होता है कि हम न्यूरो साइंस स्टडी द न्यूरल मॉड्यूलेट्स ऑफ बिहेवियर थ्रू डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ द ब्रेन यूजिंग कंट्रोल एक्सपेरिमेंट सेटिंग थ्रू सर्जिकल इलेक्ट्रिकल और केमिकल्स मीन एंड दीज आर कैरिड आउट प्राइमरली ऑन एनिमल्स। कि ज़्यादातर ये वाला जो प्रोसीजर है ये हमारे पास एनिमल्स पे ही किया जाता है। और इसमें हम डायरेक्ट मैनिपुलेशन करते हैं ब्रेन की। तो सेम इस तरह से इसके नीचे हम लिखेंगे द फॉर्मल एक्सपेरिमेंट इज़ कैरिड आउट विद अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल वेरिएबल्स। नीचे हम इसको थोड़ा सा रिलेट करके लिखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपको नहीं पता होगा, अगर आप पुराने हैं तो जितनी भी मैं असाइनमेंट की सॉल्यूशन देती हूँ मैं इस तरह से कहती हूँ कि आपने अपना आंसर को रिलेट करना है अपने जस्टिफिकेशन के साथ। तो लास्ट वाला हमेशा जस्टिफिकेशन को रिलेट करके लिखा जाता है। इन द गिवन केस द रिमूवल ऑफ हिप्पोकैम्पस फ्रॉम द रैट ब्रेन इज़ परफॉर्म्ड बाय सर्जरी टू असेस मेमोरी। सो दैट्स वाई हम इसको फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी कह रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास केस है दैट इज़ अ स्टडी ऑफ अफेक्ट ऑफ अ बार्बिट्यूरेट्स ऑन सोशल बिहेवियर। ये एक ड्रग की बात कर रहे हैं कि एक ड्रग को इंजेक्ट किया गया है लैब रैट्स पर, ये भी चूहों पर ही एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो उसके बिहेवियर पर क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। तो दैट इज़ हमारे पास जो सब डिवीज़न है ये है साइकोफार्माकोलॉजी। इसमें क्या होता है कि आप ड्रग्स इंड्यूस करते हैं बाहर से। तो आप देखते हैं कि उस ड्रग के बिहेवियर पर उस किसी भी एनिमल पर जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उस एनिमल के बिहेवियर पर उस ड्रग का क्या अफेक्ट पड़ता है। तो हमने ये सब देखना होता है। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, वही तरीका है। साइकोफार्माकोलॉजी इज़ अ स्पेशलाइजेशन फोकस प्राइमरली ऑन द आइडेंटिफाइंग द अफेक्ट ऑफ द एक्सोजीनियसली क्रिएटेड सब्सटेंस ऑन बिहेवियर। जो कि हम बाहर लेबॉर्ट्रीज़ में हम जो भी ड्रग बनाते हैं उनको हम इंजेक्ट करते हैं इन द बॉडी, देखने के लिए कि उसके बिहेवियर पर क्या अफेक्ट्स होते हैं। दैट हैज़ अ कंट्रीब्यूट इमेंसली ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ब्रेन वर्क थ्रू एक्सोजीनियस केमिकल थ्रू द न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस। कि ये जो तरीका है ये ज़रूरी होता है, ये बहुत रोल प्ले करता है ये सब समझने के लिए कि जब बाहर से कोई भी केमिकल अंदर जाता है बॉडी के अंदर तो उसके न्यूरोट्रांसमीटर के साथ क्या चेंजेस डेवलप होते हैं और क्या केमिकल एक्टिविटी होती है। सेम इन दी गिवन स्टडी अफेक्ट ऑफ barbiturates on social behavior is studied by injecting some amount of drug in lab rats
तो हम इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि इसमें भी सेम तरीका अपनाया गया है जो कि साइको फार्माकोलॉजी में हम करते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारा है वो है स्टडी ऑफ एन elaborate process of language acquisition. A group of chimpanzees will be observed over a period of time to see how they communicate with each other and maintain a social hierarchy in their group. अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये एक नेचुरल स्टडी है, हमने जस्ट जाके ऑब्जर्व करना है। तो दैट इज़ ये जो है ये बेसिकली हमारे पास कंपैरेटिव साइकोलॉजी में होती है। क्यों होती है? अगर हम कंपैरेटिव साइकोलॉजी की डेफिनेशंस को देखें तो उसमें ये चीज़ हमें बिल्कुल मिल जाती है। कंपैरेटिव साइकोलॉजी स्टडी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन एनिमल्स बिहेवियर, thus simply put it study and compare behavior assess across species and across animal kingdom. अच्छा, यहाँ पे वो मैं लाइंस लिखना भूल गई थी, आप लोगों के अपने नोट्स में होंगी कि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि कंपैरेटिव साइकोलॉजी में बेसिकली हमारे पास नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस होती हैं और हमारे पास एथोलॉजिकल स्टडीज़ होती है। एथोलॉजिकल स्टडी भी बिल्कुल नेचुरलिस्टिक स्टडीज़ की तरह होती है। ये आपके फर्स्ट 2 लाइन्स हैं। आई थिंक दैट फर्स्ट 2 लाइन्स ही हैं जिसमें आपको ये बताया हुआ है कंपैरेटिव साइकोलॉजी वाले टॉपिक में, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर इस तरह से हम आगे लिखेंगे सेम इन द गिवन स्टडी दैट चैंपैंजीज आर गोइंग टू ऑब्जर्व टू एग्जामिन देयर बिहेवियर। तो इन दिस सब स्पेशलाइजेशन हमारे पास जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है वो मैक्रो से लेकर माइक्रो तक हो सकता है। मतलब माइक्रो क्या, छोटी से छोटी चीज़, मतलब छोटे सेल्स, छोटे एनिमल्स, और मैक्रो जैसे कि हमारे पास चिंपैंजीज़ के हम पूरे ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं कि वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ नोन एज अ मैक्रो स्टडीज़। तो ये आप इस तरह से रिलेट करके लिख सकते हैं। अफेक्ट ऑफ नेक्स्ट वन जो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टडी है नंबर 4, वो है अफेक्ट ऑफ इंजरी टू ब्रोकाज एरिया ऑन ह्यूमन स्पीच। आप लोगों को पता है कि ब्रेन में एक एरियाज होता है दैट जिसको ब्रोका, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था, उनके नाम पे उस एरिया का नाम ब्रोकाज एरिया रख दिया गया था। दैट इज़ नोन एज अ स्पीच एरिया। वो हमारी स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अ नंबर ऑफ पेशेंट विद स्ट्रोक विद एविडेंस ऑफ डैमेज ऑफ ब्रोकाज एरियाज आर सीन ऑन MRI। हमने MRI के थ्रू कंफर्म कर लिया है कि उनके ब्रोकाज एरिया में कुछ डैमेज है, कुछ लेयन है। तो हमने देखना है कि अब जो डॉक्टर्स हैं उनको टेस्ट करना है कि क्या इस ब्रोकाज एरियाज पे अगर कोई लेयन होती है, कोई डैमेज होता है, तो क्या उनकी जो कन्वर्सेशनल स्किल्स होती हैं वो अफेक्ट हैं या नहीं है। तो ये जो डिसिप्लिन है ये हम न्यूरोसाइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजी इज़ द स्टडी रिलेटेड टू अ दिस गिवन स्टडी इज़ रिलेटेड टू अ न्यूरोसाइकोलॉजी। ये हम इस तरह से रिलेट करके लिखते हैं। अब न्यूरोसाइकोलॉजी में क्या होता है, आई एम सॉरी, एक मिनट, न्यूरोसाइकोलॉजी स्टडीज, एक मिनट, न्यूरोसाइकोलॉजी स्टडीज द बिहेवियरल डिफेक्ट्स विच रिजल्ट फ्रॉम ह्यूमन ब्रेन डैमेज। द फोकस एरिया इज मेनली हाई डिवेल्प्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन ह्यूमंस। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो न्यूरोसाइकोलॉजी होती है इसमें हमने बेसिक वही देखना है कि अगर माइंड में या आपके माइंड में अगर किसी जगह पे लेयन होती है, कोई डिफेक्ट होता है, कोई डैमेज होता है, तो उसके बिहेवियर पर, इंसान के बिहेवियर पर क्या अफेक्ट्स होते हैं। और ये जो ज़्यादातर है ये हमारे पास न्यू सेरिब्रल कॉर्टेक्स या न्यू कॉर्टेक्स जिसको हम कहते हैं उसमें लेयन की वजह से हो सकता है। इसमें एक टेक्निक होती है कोरिलेशन। इसमें 2 टेक्निक्स होती हैं, एक तो या तो फिर हम केस स्टडीज़ करते हैं या फिर कोरिलेशन होती है। कोरिलेशन एक ऐसी सब टेक्निक है न्यूरोसाइकोलॉजी के अंदर जिसमें हम डैमेज और डिफेक्ट्स को स्टडी करते हैं जो किसी सर्जरी या लेयन की वजह से होते हैं। तो सेम इन द केस ऑफ गिवन पेशेंट्स हमने देखना है कि डैमेज फ्रॉम ब्रोकाज एरिया आर द लेयंस आर लीड टू डिफेक्ट्स इन कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम्स एंड कन्वर्सेशन डिफ़िकल्टीज़। क्योंकि हमें पता है कि ब्रोकाज एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। तो अब जब पेशेंट्स के MRI से हम कंफर्म कर चुके हैं कि उनके इन एरियाज़ में डिफेक्ट्स हैं, लेयंस हैं, तो अब हमने इसको न्यूरोसाइकोलॉजी के अंडर स्टडी करना है। उसके सबसे एंड पे जो है वो दैट इज़ नोन एज द, हम ये अगेन से ऊपर चला जाता है कि ये जो होता है इन दिस सब स्पेशलाइजेशन एक्सटेंसिव टेस्ट आर गिवन टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स एंड देन दे आर कोरिलेटेड विद द डैमेज रिपोर्टेड बाय द न्यूरोलॉजिस्ट एंड सर्जन और अदर एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़।
कि ये जो न्यूरोसाइकोलॉजी होती है इसमें हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि MRI, PET एंड PET स्कैन्स। तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि क्योंकि न्यूरोसाइकोलॉजी ही हमारे पास एक वाहिद वो है जिसमें हमारे पास हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं कि आया कि लेयन उसी एरिया में है या नहीं है। तो सेम इन द केस ऑफ इन द गिवन रिसर्च प्रोजेक्ट हमने MRI के थ्रू कंफर्म कर लिया है कि लेयन इसी एरिया में है, तो दैट इज़ रिलेटेड टू अ न्यूरोसाइकोलॉजी। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से रिलेट करके लिखना है और किस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट को यूनिक बनाना है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अगले किसी असाइनमेंट के सलूशन या GDB के सलूशन में मुलाकात होती है।